यस सरकार, नमस्कार। आई होप सप्लाई समझ में आ रहा है आपको, जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, शायद चीजें समझ में आ गई। सर हम पढ़ रहे थे क्या, सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 हमने पूरा पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, बी और सी। अब हम बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A। बोलता है सर जो भी ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑलरेडी है एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, उनमें अगर डिस्प्यूट है, उनमें अगर झगड़े है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ऐसे केस में उन ट्रांजेक्शंस को जहां जहां झगड़े थे 7 पेरास डिफाइन किया शेड्यूल नंबर 2 ने, जहां पे डिफाइन किया कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। हम पढ़ रहे शेड्यूल नंबर 2। क्लियर? यहां तक हमने कल पढ़ा था, तो सर कंटिन्यू कर रहे हैं हम सरकार शेड्यूल नंबर 2। ओके सर, शेड्यूल नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा बेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन उसी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी क्या है, सप्लाई है ऑलरेडी एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, तो ही हम बात कर रहे हैं शेड्यूल नंबर 2 की, तो ही वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 2 का पार्ट बनेगा। ओके सर शेड्यूल नंबर 2 में 7 पे राजे फर्स्ट इज रिगार्डिंग गुड्स। सर कोई गुड्स मैंने आपको बेच दिया, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, आप बताइए क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब आपको केवल ये आंसर देना कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, बस सप्लाई है कि नहीं है ये ऑलरेडी शेड्यूल नंबर ये ऑलरेडी सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ने डिफाइन कर दिया। ओके सर, पैरा नंबर 1 में गुड्स के लिए 3 बातें लिखी है। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके सेकंड सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मैं पहले वैसे ये क्लोज नंबर सी पर पहले बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स वेयर ओनरशिप इन द गुड्स, मतलब टाइटल इन द गुड्स shall transfer upon a future date upon payment of all the installments। मतलब अगर आपने किसी गुड्स को हायर परचेज पे परचेज किया है, जहां पर सर क्या होने वाला है, गुड्स की ओनरशिप आपको ट्रांसफर होगी बट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे केस में जब आप इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट पे करें तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो सर यहां डिपार्टमेंट ने क्लियरली कह दिया है कि सिंस यहां पे ओनरशिप शैल पास अपॉन ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। हर इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हो रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आता जाएगा साहब। क्लियर सर? जैसे एग्जांपल हो गया हायर परचेज। ओके सर, अब इसका जो सेकंड पॉइंट था जो मैं थर्ड पॉइंट में पढ़ा रहा हूं आपको, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A पढ़ रहे शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 1, उसका सेकंड पॉइंट, सर किसी भी गुड्स का राइट इन यूज ट्रांसफर किया, अनडिवाइडेड शेयर्स इन एनी ऑफ द गुड्स आपने ट्रांसफर किए, तो सर ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस है। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम पैरा नंबर 5 भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो सर पैरा नंबर 5 में भी एक पॉइंट में लिखा है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज इन एनी गुड्स इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। दोनों साथ में बोल देता हूं मैं आपको, राइट इन यूज ट्रांसफर किया या राइट टू यूज ट्रांसफर किया, दोनों क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सर अब इसमें ध्यान देना, कहानी थी किसकी, फाइनेंस लीज की और ऑपरेटिंग लीज की, जहां पे इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन गुड्स का ट्रांसफर होता था, उसको अभी फाइनेंस लीज बोलते हैं, और फाइनेंस लीज के केस में भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पहले जो वेट लो हुआ करते थे, सर्विस टैक्स हुआ करता था, तब बहुत झगड़े थे सर। वहां पे क्या होता था, फाइनेंस लीज के केस में उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हुए वेट लगाएंगे, और ऑपरेटिंग लीज के केस में सर्विस टैक्स लगाएंगे सर्विसेज मानते हुए। अभी सर झगड़ा खत्म बिल्कुल कर दिया और बोल दिया सर राइट इन यूज ट्रांसफर करो या राइट टू यूज ट्रांसफर करो, इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन ट्रांसफर करो। अब आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं इसके लिए, क्योंकि दोनों ही केस में ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। बेस्ट एग्जाम्पल इज फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के अंदर क्या हो रहा है सर आप लीज पे कोई गुड्स लेते हो और आफ्टर द एंड ऑफ द लीज पीरियड यू हैव द ऑप्शन कि सर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके उस गुड्स का ओनरशिप आप ले सकते हो। तो हर मंथ जो आप फाइनेंस लीज का अमाउंट पे करें वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर हाँ, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड अगर आपको वो गुड्स परचेज करना है तो एक सर्टेन अमाउंट देके आप गुड्स का ओनरशिप ले सकते हो, तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आप पे करके ओनरशिप ले रहे हो वो अमाउंट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। अदरवाइज सारी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज हो। क्लियर? सरकार कोई भी गुड्स को रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, लाइसेंस पे दिया है, सब कुछ क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया शेड्यूल नंबर 2 ने। ओके सर, अब आ रहे हैं पैरा नंबर 2 पे, लैंड और बिल्डिंग। सर लैंड एंड बिल्डिंग आपने लीज पे दिया है, रेंट पे दिया है, लाइसेंस पे दिया है, हायर पे दिया है, सर आपने टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है, राइट टू ऑक्यूपाई दिया है, किसी भी लीगल लैंग्वेज में कोई भी नाम से बोल दीजिए, हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस है, लैंड हो या बिल्डिंग हो, सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा देना, इसके लिए एक सर्कुलर था टेनेंसी प्रीमियम। सर क्या होता है, मान लो कोई टेनेंट ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रखा हुआ उसने, जिसके लिए रेंट पे करता है वो ओनर को। अब आफ्टर सर्टेन पीरियड जब वो प्रॉपर्टी वैकेट कर रहा है तो उसके लिए वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है। वो बोलता है ओनर से कि साहब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने क्रिएट किया है, इतने टाइम तक मैंने यहाँ पे अपना
शोरूम लगाया, इस शोरूम की वजह से हमारा गुडविल इतना है कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए वो जो चार्ज करता है उसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। अब सर टेनेंसी प्रीमियम जो उसने चार्ज किया है, आउटगोइंग टेनेंट इज चार्जिंग टेनेंसी प्रीमियम इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर लगेगा जीएसटी। सप्लाई के स्कोप में आता है, सर्कुलर दिया डिपार्टमेंट ने। अच्छा हाँ, ध्यान देना बेटा, अगर इनकमिंग टेनेंट से ऑनर, अगर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज करता है टेनेंसी प्रीमियम या कोई भी नाम, तो सर वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगेगा। पर अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर रेजिडेंस दिया है किसी टेनेंट को, एनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर रेजिडेंस अगर दिया तो उससे भले रेंट लो या टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करो, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। आगे मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में इसके लिए एग्जम्पशन दिया हुआ है, क्लियर, डन। पर अगर आउटगोइंग टेनेंट ऑनर से प्रॉपर्टी खाली करने के लिए टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करता हो, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, क्लियर। ये हो गया आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पॉइंट, जिसको आप भले ही हायरिंग बोल दो, आप भले लीज बोल दो, सर किसी भी नाम से बोल दो। सर अगर आपने लैंड और बिल्डिंग सर किसी को टेम्परेरी ट्रांसफर करी है, तो सर ऐसे केस में क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। हाँ, सेल ऑफ प्रॉपर्टी वो बात करेंगे बाद में, हम बात करें किसकी, रेंटिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग एक्सेट्रा की बात करी हमने। सर आइए सर पैरा नंबर 3, सर ट्रीटमेंट ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू एनीबडी एल्स, जैसे जॉब वर्क किया, रिपेयरिंग किया, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। ये पैरा नंबर 3 था। पैरा नंबर 4 इज रिगार्डिंग बिजनेस असेट। 3 पॉइंट इसके अंदर ध्यान दीजिएगा बेटा। पैरा नंबर 4 में फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस। सरकार जो पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है उसकी डायरेक्शन पे आपने उसकी बिजनेस के एसेट को बेच दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्या है सर, ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स है। हाँ है ना बच्चों। अच्छा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, क्लियर। ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, हम ये बता रहे हैं सर। ओके, सेकंड क्लोज नंबर बी इसका ये कहता है साहब, अगर आपने बिजनेस के एसेट्स को, अगर आपने अपने बिजनेस के एसेट्स को किसी और पर्सन को यूज करने के लिए दे दिया फॉर देयर पर्सनल और प्राइवेट यूज अदर देन फॉर बिजनेस पर्पज, या मान लो किसी कंपनी के डायरेक्टर को आपने कंपनी के एसेट्स दे दिए फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पज, प्राइवेट यूज के लिए, अदर देन फॉर बिजनेस पर्पज, तो ऐसे केस में वो सिंस वो टेम्परेरी दिया आपने यूज करने के लिए, वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा सर, क्लियर। सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा क्योंकि आपने टेम्परेरी दिया यूज करने के लिए किसी भी बिजनेस के एसेट को। ओके, थर्ड सर, बिजनेस का एसेट है बेटा, आपने ध्यान देना बेटा। इफ एनी टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब अगर किसी पर्सन ने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा दिया, कैंसिल करा दिया, सरेंडर करा दिया, तो सर ये बोल दिया जितने भी उसके बिजनेस एसेट है वो ये मान लिया जाएगा उसने खुद ने ही खुद को सप्लाई कर दिया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। पर ध्यान रखना बेटा, अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें, सिंस इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि उसने केवल अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है या कैंसिल हुआ उसका रजिस्ट्रेशन, पहले डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया है, उसने कैंसिल कराया, अब अल्टीमेटली ही सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो जितने भी बिजनेस एसेट है ये मान लिया वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। एक तरह से वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, और सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में ध्यान रखिएगा बेटा, शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 1 बोलता है कि उन्हीं एसेट्स को सप्लाई के स्कोप में कवर किया जाएगा जहां पर उसने परचेज पे आईटीसी लिया हो। तो ऐसे केस में अगर कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराता तो कंक्लूसिवली उसका कंक्लूजन ये है कि सर जिन एसेट्स के परचेज पे उसने आईटीसी अवेल किया था वो एसेट्स उसके पास अगर है तो वो एसेट जिनके परचेज पे आईटीसी लिया था वो सप्लाई के स्कोप में कवर होंगे, उनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। पर हाँ, इसके 2 एक्सेप्शन है। इफ द बिजनेस इज कंटिन्यूइंग बाय एज ए गोइंग कंसर्न, आपका बिजनेस, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो पर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, क्यों सर, आपके लीगल हायर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, या आपने बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर इज कंटिन्यूइंग द बिजनेस, तो सरकार को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि सरकार के केस में सर अगर मैंने अपना बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न किसी और को ट्रांसफर किया और वो कंटिन्यू कर रहा है एज ए टैक्सेबल पर्सन, तो सर मेरी जगह टैक्स वो पे करेंगे, कोई सरकार को नुकसान नहीं है। ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स मानने की जरूरत नहीं है। ये था आपका पैरा नंबर 4 क्लोज नंबर सी। पैरा नंबर 5 ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जब सर्विस टैक्स हुआ करता था तब 6 ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर्ड सर्विस में डिक्लेयर किया था, उन 6 ट्रांजेक्शन को यहां लिख दिया कि साहब ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर किसी भी प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो यस वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और हाँ, भले उस प्रॉपर्टी का आपने इफेक्टिव कंट्रोल या पोजीशन ट्रांसफर किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन का मतलब होता है, मान लो आपने कोई ऑफिस की बिल्डिंग पूरी रेंट पे दे दी तो इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन आपने ट्रांसफर कर दिया। अब मान लो सर आपने एक बहुत बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल है आपका, मान लो उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह पर आपने डिस्प्ले लगाने के लिए, या होता है ना, आपने देखा होगा आप कई बार मॉल में जाएंगे तो टेम्परेरी वहां पर डिस्प्ले लगे होते हैं, टेम्परेरी वहां प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही होती है, तो वहां पर उस एरिया का
रेंट लिया होता है ऑनर ने, तो ऐसे केस में वो क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया, वहां पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, क्लियर। पर फिर भी वो रेंटिंग है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या लगेगा साहब, जीएसटी लगेगा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर बी। पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर बी बोलता है, दिल थाम के सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और एनी पार्ट देयर ऑफ, कोमा। मैं 2 बार समझाऊंगा आपको, समझिएगा, पहले मैं केवल बोलता हूं, पहले मैं पूरा बोल रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली, भले पूरा बेचा हो या पार्टली बेचा हो, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। और जहां तक पहुंचा तब तक आप आउट हो गए, सर पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हो, मैंने कहा ना मैं केवल एक बार बोलूंगा फिर आपको समझाऊंगा। ओके, तो बच्चों मैंने क्या पढ़ा है आपको यहां लिखता हूं, समझाता हूं मैं पहले आपको। अच्छा, पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी की हम बात कर रहे हैं, शेड्यूल नंबर 2, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। पैरा नंबर 5 में जितने भी ट्रांजेक्शन है, 6 के 6 ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके सर, मैं आपको 2 पार्ट्स में इसको पढ़ाता हूं। सरकार, सबसे पहली बात, आपने अगर देखा हो तो मैंने एक जगह बोला है सर देयर ऑफ के बाद जानबूझ के कोमा आता है, वो कोमा मैंने जानबूझ के बोला है। मैं तुम्हें उसका इंपॉर्टेंस समझा देता हूं बेटा शॉर्टकट में। देखिए, एक और सेकंड एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपसे और बात कर। ओके सर, समझिएगा बात को ध्यान से, बड़े अच्छे पॉइंट है सर ये, इनको समझा तो मजा आएगा जिंदगी में। मान लो कोई सेंटेंस लिखा है सर, चलो मैं पहले यहाँ पे नंबरिंग 3 और 4 कर देता हूं, ठीक है। ओके, पहले मैं केस नंबर 3 और 4 की बात कर रहा हूं आपसे। आपने कई सारे सेंटेंस पढ़े होंगे, कई सारी बुक्स आपने पढ़ी होगी, सर बुक्स का नाम लो ही मत, सीए फाइनल के अंदर तो सर आके जिंदगी हमारी सर एकदम क्या बोलूं मैं आपको। ओके सर, इतनी बुक्स पढ़ ली हमने और भी पढ़नी बाकी है भी, तो सर इतने सारे सेंटेंस पढ़े होंगे, इतनी सारी बुक्स पढ़ी होगी, जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, जब हम एंड की बात करते हैं, तो क्या जब सेंटेंस पढ़ते तो एंड से पहले कोमा आता है कि नहीं आता है? इस पर ग्रामर एंड से पहले कोमा नहीं आता है। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट एज पर द ग्रामर। सुनेंगे ध्यान से बच्चों, एज पर ग्रामर एंड से पहले कोमा नहीं आता है, पर वाइल रीडिंग द बेयर एक्ट, दिल थाम के सुनेगा, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे लॉ को पढ़ते हैं, कैसे बुक्स को पढ़ते हैं बेटा, कानून में कैसे एक कोमा से इंटरप्रिटेशन चेंज होता है वो समझिएगा बात को। सर एज पर ग्रामर अगर हम बात करें तो एंड से पहले कोमा नहीं आता है, बट वाइल रीडिंग द बेयर एक्ट, while reading the Bayer Act of some laws, some legislations, I found that at some places in the same act, end से पहले कोमा नहीं है, but at the same time, at some places in the Bayer Act, there is a comma before end in the same sentence. Does it mean कि लॉ मेकर से गलती हो गई होगी? No. Can we say दैट लॉ मेकर ने गलती से कोमा लगा दिया होगा, टाइपिंग एरर हो गया? नो बॉस, एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस, एवरी फ्रेज, एवरी मार्क हैज गॉट इट्स ओन सेंस, इट्स नॉट नॉनसेंस। गोल्डन रूल अंडर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आपने सुना होगा। एवरी वर्ड, एवरी फ्रेज, एवरी सेंटेंस, एवरी मार्क हैज गॉट इट्स ओन सेंस, इट्स नॉट नॉनसेंस, एंड इट हैज टू बी रेड फॉर द पर्पस इट इज रिटन। सर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लिखा है कि सर हर मार्क का एक मीनिंग है। ओके सर, यहां तक मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब सर चलो ये बात मान लिया कि ये कोमा जो लगा वो गलती से नहीं लगा है।
देयर इज सम सेंस। अब बात आती है क्या सेंस है। अच्छा, उससे पहले ये इंक्लूडिंग भी बताता हूं। एज पर ग्रामर इंक्लूडिंग से पहले कॉमा नहीं आता, पर सर while reading the bare act I found that at some places in the act इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं है और कुछ प्लेस पे इंक्लूडिंग से पहले कोमा है। तो सर ये इंटेंशनली रखा हुआ है, कुछ तो मीनिंग है इसका। वो मीनिंग क्या है वो बात हम कर रहे हैं आपसे। सरकार मीनिंग ये इसका कि इट मीन्स अगर कोमा लगा है, इट मीन्स एक छोटा ब्रेक आ गया। पूरा ब्रेक नहीं आया है, फुल स्टॉप नहीं है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, पूरी भावनाएं खत्म नहीं हुई है। हां, एक ब्रेक लग गया है इस कोमा की वजह से, क्योंकि जब हम बैरेक्ट पढ़ते हैं तब अगर सेम एक्ट में कुछ जगह पर एंड अगर इस तरह से लिखा है और कुछ जगह एंड से पहले कोमा है, इट मीन्स इंटेंशनली कुछ तो फर्क हुआ है साहब। इंटेंशनली कुछ तो फर्क आया है साहब। अब वो कुछ तो फर्क क्या आया है सर, वो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि यस कोमा से कुछ तो मीनिंग है कोमा का, यहां तक हमने बात कर ली। अब वो कुछ मीनिंग क्या है, दिल थाम के सुनेगा बेटा, बहुत ही काम की बात है। शायद ये वाली बातें हम कई बार नहीं पढ़ते हैं, हमें ध्यान ही नहीं होता सर। तो हमारी ड्यूटी बनती है आपको सिखाना कि सर ये होता क्या है। सुनिएगा बात को ध्यान से। सरकार ये कोमा लगने की वजह से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटा सा ब्रेक लग गया बीच में। ब्रेक लगने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंडीशन यहां सेकंड पार्ट में लिखी हुई है, अगर कोई कंडीशन यहां सेकंड पार्ट में लिखी हुई है तो वो कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सर अगर यहां पे कोमा से पहले, यहां पे एंड से पहले कोमा नहीं होता और यहां पे कोई कंडीशन होती तो वो कंडीशन एक तरह से इसको पार्ट 1 मान लीजिए, इसको पार्ट 2 मान लीजिए, दोनों पे अप्लाई होती। पर अगर सर कोमा इंक्लूडिंग से पहले लग गया या एंड से पहले कोमा लग गया, इट मींस एक बीच में ब्रेक आ गया। बीच में ब्रेक आने की वजह से नो डाउट सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, पर यहां पे कोई अगर रेस्ट्रिक्शन लगाई है, कुछ कंडीशन लगाई तो वो कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। और अगर कोमा नहीं होता तो कंडीशन रेस्ट्रिक्शन यहां पे भी अप्लाई होती और यहां पे भी अप्लाई होती। सर अब मैं इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। बेटा मुझे पता है ये जो मैंने बोला है आपको, आपने सुन लिया, पर सर आप बोल रहे हो सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, बस जिंदगी चल रही है, हम वक्त काट रहे हैं और सर आई से मजे ले रहा है। तो सरकार मैं आपको समझा देता हूं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग विद एग्जांपल बताता हूं। सरकार पैरा नंबर 5 क्लॉज में बी जो हम पढ़ रहे हैं, शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 5 क्लॉज में बी जो हम पढ़ रहे हैं, वापस सुनिएगा बेटा मैंने बात क्या बोला है। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ कोमा इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब वहां इंक्लूडिंग से पहले क्या है, कोमा है। इंटेंशनली लगाया भाई, टाइपिंग एरर नहीं है। और बहुत सारे लोगों को तो वो कोमा दिखाई नहीं होगा पढ़ते वक्त, तो हम ध्यान ही नहीं देते सर। पर सर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ओके सरकार, तो सर अब यहां इसका मीनिंग क्या है, अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं विद द एग्जांपल ऑफ पैरा नंबर 5 क्लोज में बी। ओके, तो पैरा 5 क्लोज बी पढ़ाते वक्त पढ़ाते मैं आपको इसका मीनिंग भी समझा दूंगा, समझेगा मेरी बात को ध्यान से। मतलब उस कोमा का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको कहता हूं कि एक काम करो, उस पैरा नंबर 5 क्लोज में बी, नो डाउट एक ही पॉइंट पर उसको हम दो पार्ट में बांट रहे, एक कोमा से पहले एक कोमा के बाद। तो कोमा से पहले वाला पार्ट में आपको समझा देता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ। ये पार्ट 1 हो गया है। आप चाहे तो आपकी बुक के अंदर ये मार्किंग भी कर सकते हैं। इंक्लूडिंग से पहले जो है वो क्या है, पार्ट 1 है, और इंक्लूडिंग से लेके विच एवर इज अर्लियर तक पार्ट 2 है, मतलब जहां एंड हो रहा है वहां पर पार्ट 2 है, वहां तक सेंटेंस एक ही है, पर बीच में एक ब्रेक आ गया है कोमा की वजह से, इंक्लूडिंग से पहले जो कोमा है उसकी वजह से। ओके, अब सर पॉइंट क्या कहता है, सरकार मैं पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं आपको। अब ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मैटर क्या है वो तुम्हें बाद में समझ में आएगा, पहले पॉइंट समझ लीजिए इंडिविजुअली दोनों। मैंने कोमा से पहले वाले को पार्ट 1 मान लिया, कोमा के बाद वाले को पार्ट 2 मान लिया। पहले पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं, फिर पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि कोमा से क्या फर्क आया है। ओके सर, अभी कोमा छोड़िए, मेरा पॉइंट आपसे ये, पार्ट 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ। सर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया, या उसका वही पार्ट बनाया। मान लो आप मिस्टर मोहित के लिए मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, मोहित टावर्स। सर क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई डाउट इसमें नहीं। कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, कोई सिविल स्ट्रक्चर बनाया सर, या उसका कोई पार्ट बनाया, रोड बनाई मैंने आपके लिए बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई डाउट
मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, 10 लाख रुपए ले लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट्स इट। ये पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2, थाम के, दिल थाम के। सर मेरा पॉइंट आपसे ये कि मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई सर, उसके लिए पैसा लिया 10 लाख रुपए, सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर सर केस नंबर 2, मैंने अपने लिए कोई बिल्डिंग बनाई, मंगल टावर्स। मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई है, नाम क्या है? मंगल टावर्स। अब सर आप मुझे बताओ, क्या मैंने खुद ने खुद को सर्विस दी है? आंसर इज नो। पर दिल थाम के सुनेगा बेटा। अरे भाई मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूं तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैंने खुद को इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, खुद ने अमेंडमेंट समझे तो क्या? हाँ प्रोविजन बहुत शानदार, यस लगाओ 100 रुपए जीएसटी। ऐसा खुद ने खुद को प्रोविजन पढ़ाया, खुद ने खुद को जीएसटी पढ़ाया, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या? नो ना सर। पॉइंट मेरा आपसे ये, मैंने खुद ने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई मंगल टावर्स, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं। पर आगे सुनेगा, जल्दी मत करिएगा बेटा। मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई है, नाम है क्या? मंगल टावर्स। 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, माहौल, हर फ्लोर पे एक फ्लैट या एक ऑफिस समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। 100 फ्लोर की एक बिल्डिंग है साहब, 100 फ्लोर्स। कैन यू इमेजिन? जस्ट इमेजिन। सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर मैंने 100 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाई है, 100 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है सर, 100 फ्लैट है उसके अंदर। पर सर अब 100 फ्लैट का मैं क्या करूंगा सर? कृष्ण भगवान तो अपन है नहीं बेटा। अब सर 100 फ्लैट का मैं खुद क्या करूंगा? सर मैं क्या कर रहा हूं, इनको बेच दूंगा। मैंने बेचने के लिए बनाई है। अब सर आपने देखा होगा बिल्डर्स के केस में, सर वो जब बिल्डिंग बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसमें बुकिंग चालू कर लेते हैं ये लोग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही। सर प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ गवर्नमेंट से और इन्होंने क्या कर दिया, बुकिंग लेना चालू कर देते हैं ये लोग। अब सर ऐसे केस में क्या होता है, सिनेरियो को समझेगा, मजा आएगा जिंदगी में। ये ले लेते हैं, मान लो 100 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, ये 100 फ्लैट्स लिख दीजिए अभी आप। अच्छा मैं फ्लैट लिख रहा हूं, आप चाहे तो ऑफिसेज भी लिख सकते हैं, कमर्शियल ऑफिसेज। 100 फ्लैट्स। ओके एक सेकेंड। सर मैंने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें कितने फ्लैट्स है? 100 फ्लैट्स है। हंड्रेड फ्लैट्स में से 70 फ्लैट्स ने भाई 70 फ्लैट बुक हो गए बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले ही। होता ना सर, अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग चालू कर दी और उसमें 70 फ्लैट बुक भी हो गए बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, और 30 फ्लैट्स नॉट बुक्ड। अच्छा सर बुकिंग कब तक होगी बेटा? बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले। अच्छा बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है कब मानेंगे? तो जीएसटी के अंदर लिखा हुआ है बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई है, कब मानेंगे साहब? जिस दिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसको जैसे महाराष्ट्र मुंबई के अंदर बोलते हैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जिस दिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दे उस बिल्डिंग का, उस दिन मान लेंगे कि बिल्डिंग क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट्स। तो सर 70 फ्लैट्स बुक्ड before grant of completion certificate by competent authority। हाँ है ना बच्चों? और सर अच्छा एक बात और, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है बात करेंगे 2 मिनट बाद, ठीक है? अभी पहले इस फ्लो में चलिए आप। ओके 30 फ्लैट्स बुक नहीं हुए मतलब सर, अच्छा एक बात और, 70 फ्लैट्स बुक हुए हैं बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो मैं बुक करूंगा तो क्या कैसे करूंगा? फोन पे कर दूंगा क्या? आपका फोन आया सर फ्लैट नंबर 121 बुक कर देना, कैसे बुक करेंगे? अरे फोन पे तो हम क्लास की सीट बुक नहीं करते भाई, फ्लैट तो बहुत दूर की बात है। तो सर हमने डेफिनेटली क्या किया होगा, कुछ कंसिडरेशन लिया होगा। सर अब मान लो 100 फ्लैट से 100 फ्लैट की वैल्यू ₹1 करोड़ ईच है, मान लो। सर वैसे मुझे पता है फ्लोर वाइज लोकेशन वाइज वैल्यू अलग अलग होती है, पर मान लो भी एग्जांपल के लिए, और हमने हमारी पॉलिसी है आप हमें ₹1 लिख दीजिए फॉर ईच फ्लैट और सर बुकिंग कराइए। तो हमने एक काम करता है, पूरा एक ढंग से वापस लिख देता हूं। 70 फ्लैट्स के लिए ₹1 लाख ईच
received is consideration before grant of completion certificate by competent authority. क्लियर? मेरे को साहब 70 लाख रुपए 70 फ्लैट्स के लिए सर 1-1 लाख रुपए मेरे को मिल गया है बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट. अच्छा, हमारी पॉलिसी क्या? 1 लाख रुपए दो, बुकिंग कराओ, बाकी पैसा जिस दिन हम आपको पोजीशन देंगे फ्लैट का, पूरी बिल्डिंग रेडी, उस दिन बाकी पैसा देना, पैसों की जरूरत नहीं है सर. और इधर नो कंसिडरेशन रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी. क्लियर? तो सरकार, अब मैं आपको अगले स्टेप ले जाता हूं. हमको 70 फ्लैट के लिए पैसा रिसीव हो गया. अब आप मुझे बताओ सर, जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, मान लो एक फ्लैट बुक कराया आलिया भट्ट ने, एक बुक कराया कैटरीना कैफ ने, एक बुक कराया साहब जैकलीन ने, है ना? मन में लड्डू फूट गए. कैटरीना कैफ का नाम लिया तो सही में फूट गए बेटा. सर ओ भाई विकी कौशल, पॉइंट मेरा आपसे ये है कि एक फ्लैट मैंने बुक किया आलिया भट्ट के लिए, एक कैटरीना कैफ के लिए, एक जैकलीन के लिए, एक माधुरी दीक्षित के लिए, जो भी आप बोले उसके लिए. अब सर 1 लाख रुपए देना पड़ेगा. मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो अब आपको फ्लैट बुक कराना है. आप जब वो बिल्डिंग देखने आएंगे, सर मैंने मान लो फ्लैट नंबर 420 बुक किया आलिया भट्ट के लिए, फ्लैट नंबर 420 आलिया भट्ट के लिए, फ्लैट नंबर 840 बुक किया कैटरीना कैफ के लिए, और फ्लैट नंबर 1 बुक किया जैकलीन के लिए, ताकि बिल्डिंग में आए और जो भी आए उसको आते ही मजा आ जाए. सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, जब आप बिल्डिंग में फ्लैट देखने आएंगे, मैं क्या बोलूंगा? देखो ये फ्लैट मैं आलिया भट्ट के लिए बना रहा हूं, ये फ्लैट में कैटरीना कैफ के लिए बना रहा हूं, ये फ्लैट में जैकलीन के लिए बना रहा हूं, हाँ है ना? तो सर ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा, जब भी आप मेरे यहाँ पे बिल्डिंग देखने आएंगे, मैंने क्या कहा? ये फ्लैट मैं उनके लिए बना रहा हूं. यस या नो? इट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, जैकलीन एटसेट्रा. इसलिए गवर्नमेंट ने इसको पैरा 5 क्लोज बी में लिख के बोल दिया कि यस ये सप्लाई ऑफ सर्विस है. अरे क्या है मालिक? सप्लाई ऑफ सर्विस है एज पर पैरा 5 क्लोज बी. जानबूझ के लिख रहा हूं पार्ट 2 ऑफ पार्ट 2, बस बहुत है. शेड्यूल 2 का चल रहा है बेटा. यस या नो? सर पैरा 5 क्लोज बी पार्ट 2 मतलब वो कोमा के बाद वाला सिस्टम चल रहा है. उसकी लैंग्वेज को मैं बाद में समझा दूंगा. यहां तक समझ में आया आपको बेटा? क्योंकि मैं उनके लिए बिल्डिंग बना रहा हूं. अच्छा, मैं आपको एक और नॉलेज के लिए बता रहा हूं. जब भी आप फ्लैट या कुछ भी चीज बुक कराएंगे इस तरह से, रेजिडेंशियल या कमर्शियल कुछ भी, तो जब आप बुकिंग कराते हो, जब आप बुकिंग कराते हो तब सर सेल एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट फॉर सेल होता है. आपने सेल किया नहीं है, और जिस दिन सेल हो जाता है उस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट होती है. सेल रजिस्ट्री होती है बेटा, आपने सुना होगा, रजिस्ट्री होती फ्लैट की. और सर ध्यान देना, जब तक मैंने सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया है तब तक उस बिल्डिंग का मालिक कौन? मंगल. बना कौन रहा? मंगल. अब सर सुनिएगा बात को ध्यान से. मैंने एग्री किया है आलिया को कि हां मैं फ्लैट बेचूंगा, बेचा नहीं है. हाँ आलिया, हाँ फ्लैट नंबर 420 में आपके लिए बना के आपको बेचूंगा, बेचा नहीं, मैंने एग्री किया है उसको. और जब तक मैं सेल नहीं करूंगा, जब तक सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी, तब तक वो बिल्डिंग का मालिक कौन? मंगल. फ्लैट नंबर 420 का मालिक कौन? मंगल. सर तो लीगली देखा जाए तो सर फ्लैट बना कौन रहा? मंगल. किसके लिए बना रहा है? नो डाउट आलिया भट्ट के लिए, पर ऑन रिकॉर्ड लीगली जब तक मैंने फ्लैट उसको बेचा नहीं तब तक तो बिल्डिंग का मालिक मैं ही हूं. और मैं एक तरह से खुद के लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, इंक्लूडिंग फ्लैट नंबर 420 ऑल्सो, including flat number 420. I am constructing for myself. और सेल्फ सर्विसेज पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता. ये आर्ग्यूमेंट था सर 2010 तक. सर्विस टैक्स के केस में भी सेम मैटर हुआ करता था. 2010 तक बिल्डर्स ये आर्ग्यूमेंट देते थे कि सर हमने तो सेल डीड एग्जीक्यूट किया ही नहीं, सेल एग्रीमेंट किया है. जब तक सेल नहीं किया, सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं, तब तक बिल्डिंग बना भी हम रहे, मालिक भी हमें, हम खुद के लिए बना रहे, तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. और पर सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और बाद में अमेंडमेंट किया एक्ट के अंदर और बोल दिया दिमाग खराब मत कर मंगल. एक्ट में लिखना पड़ा इस सर्विस को अलग से, और बोला अगर आपने 1 रुपया भी
इवन इफ अ सिंगल रुपी इज टेकन बिफोर द ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आप किसी और के लिए बना रहे हो वो पर्टिकुलर यूनिट, और जो पर्टिकुलर यूनिट आप किसी और के लिए बना रहे हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और उसी को कंटिन्यू करते हुए शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 के अंदर ये पॉइंट लिखा गया कि यस, अगर आपने कुछ भी कंसिडरेशन 1 रुपया भी अगर पहले ले लिया है तो यस वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, और ऐसे केस में उसको जीएसटी के स्कोप में कवर करते हुए जीएसटी लगाया जाएगा। दैट्स व्हाई सर इट विल बी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड यस जीएसटी विल बी लेविड ऑन 70 फ्लैट्स। दिल थाम के देखिएगा बेटा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, इसलिए जीएसटी विल बी, दिल थाम के, लेविड ऑन ₹70। हो जीएसटी विल बी लेविड ऑन ₹70 करोड़। हाँ जी, 70 लाख नहीं बोला जानबूझ के, 70 करोड़। सर मैंने बोला जीएसटी लेवी होगा 70 करोड़ पर, विच विल बी पेबल टू गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई। सर टाइम ऑफ सप्लाई जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें बताऊंगा कि सर इस तरह के कंस्ट्रक्शन के अंदर जब बुकिंग होती है तब जैसे जैसे पैसा आता है, अरे परसेंटेज कंप्लीशन पे होता है ना पेमेंट टर्म्स, तो जब जब पैसा आएगा तब तक आपको उतना अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा बिल्डर के लिए बोला हुआ है साहब। ठीक है, और बात करेंगे बाद में, पर हाँ मैंने बोला है 70 करोड़ पे टैक्स लगेगा, सॉरी 70 करोड़ पे टैक्स लगेगा। आज के आज पे नहीं करना, आज के आज पे तो 70 लाख पे करना पड़ेगा। हाँ है ना बच्चों, क्लियर। अब 99 लाख रुपए मान लो आपको रिसीव होते कब, कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद भी, तो उनपे भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि पैसा भले ही बाद में आया है पर फ्लैट तो बुक हो गया था ना भाई। 1 लाख रुपया दो या 1 रुपया दो या पूरा 1 करोड़ दो, सर फ्लैट तो मैं पूरा बना रहा हूं किसके लिए, आलिया भट्ट के लिए। ऐसा तो नहीं ना कि 1 लाख में केवल बालकनी बना रहा हूं सर, वो 1 लाख रुपीज जो लिया है वो पूरे फ्लैट के लिए लिया है, और पूरा फ्लैट मैं उनके लिए बना रहा हूं, तो पूरा फ्लैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, और पूरे फ्लैट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। हाँ आज जितना रिसीव हुआ उस पर जीएसटी लगेगा, बाकी जब आएगा तब टैक्स लगेगा, पर लगेगा पूरे 70 करोड़ पे सर। क्लियर, वो टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते वक्त और बात समझ में आ जाएगी आपको, पर यहां तक बात समझ में आई आपको मेरी है माहौल। सरकार ये हो गया 70 फ्लैट के लिए बात। अब बात करूं किसके लिए, रिमेनिंग 30 फ्लैट्स के लिए। सिंस नो कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट्स व्हाई इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना, बट इफ दीज आर सोल्ड सब्सिक्वेंटली। अच्छा मेरा पॉइंट क्या बेटा, ये 30 फ्लैट्स अब तक बुक नहीं हुई, कोई बात नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो गया फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अब वो फ्लैट सेल किए बेटा, हो सकता ना, पॉसिबल तो है, होता ही है सर। If sold subsequently, then it is sale of इमूवेबल प्रॉपर्टी। और भाई जीएसटी के अंदर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मर्ज नहीं हुआ है, और सर ध्यान देना इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करना इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 3 पैरा 5। जब हम पढ़ेंगे तो बात कर लेंगे हम। सर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे कोई जीएसटी लेवी नहीं होता है, मतलब 30 फ्लैट जब बाद में सेल होंगे उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि दैट्स अ प्योर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता भाई, ये गुड्स और सर्विसेज टैक्स के अंदर कवर नहीं होता। क्लियर, समझे आप मेरी बात। 30 सर 70 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा। अच्छा बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर तो सर 70 फ्लैट महंगे हो गए, तो वेट कर लो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने तक का वेट कर लो, फिर फ्लैट बुक कराना। अरे बाद में फ्लैट बुक कराओगे तो आपकी चॉइस का फ्लैट मिलेगा ही नहीं सर आपको, और बिल्डर भी कभी नहीं चाहेगा कि उसको पैसा बाद में मिले, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए उसको सर, उसका फंड्स ब्लॉक क्यों करे, मान लो बाद में सेल नहीं हो तो उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा सर। इसलिए सर कोई लोड नहीं है, प्रैक्टिकली 70 फ्लैट पे जीएसटी लगता है साहब। हाँ है ना, इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर, डन। अच्छा तो सर पॉइंट अब मेरा आपसे अगला ही आता है कि बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट जिससे पहले अगर फ्लैट सेल हुए तो
तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, और उसके बाद अगर सेल हुआ फ्लैट तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो ट्रिगर पॉइंट क्या है सर? ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, बात कर लेते हैं हम। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब डिफाइन किया है सर, इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसिपल लॉ। आपके जो लोकल या म्युनिसिपल लॉज होते हैं उसमें डिफाइन किया होता है। जैसे मुंबई में बीएमसी, वहां डिफाइन किया होता है कि अगर एज पर योर लोकल या म्युनिसिपल लॉ इफ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी, कोई और अथॉरिटी कभी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होगी। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में इन तीनों में से कोई भी एक का सर्टिफिकेट चल जाएगा। सर अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कौन कौन? रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट, सेकंड चार्टर्ड इंजीनियर अंडर चार्टर्ड इंजीनियर्स एक्ट, लोकल सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इन तीनों में से किसी का भी सर्टिफिकेट ले आओगे तो वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगा, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर लोकल लॉज तो। क्लियर? ये हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब सरकार जैसे फॉर एग्जांपल बीएमसी, मुंबई महाराष्ट्र में लिखा है बीएमसी से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, तब जाके माना जाएगा बिल्डिंग कंप्लीट है, और उससे पहले जो फ्लैट बुक होगा उस पर जीएसटी लगेगा, उसके बाद वालों पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर बीएमसी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिल्डर्स, क्योंकि बिल्डर भी कम नहीं है साहब, एज पर लॉज बिल्डिंग बनाते तो चाहिए क्या उनको। तो सर अब ऐसे केस में मान लो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे हैं, पैसा पैसा करती है वो। अब सर पॉइंट मेरा आपसे ये आता है कि इफ दे आर नॉट इश्यूइंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो ऐसे केस में क्या होगा? बिल्डिंग पूरी कंप्लीट है इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, अब उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ, अब मान लो फ्लैट आपने बेचा तो वो भी सर्विसेज के स्कोप में आएगा, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आना इज द ट्रिगर पॉइंट। वो नहीं आया तब तक सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता जाएगा एवरी सेल ऑफ फ्लैट, फ्लैट हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, मॉल हो, कुछ भी हो साहब, शॉपिंग मॉल हो, कुछ भी हो। क्लियर? अब सर ऐसे केस में बिल्डर तो बेचारा मर जाएगा ना यार। इसलिए 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तब से यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा। सर सुनिए ध्यान से, बात क्या लिखी यहाँ पे लिखा है क्या सर? बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, यहां पे भी लिख देता हूं, इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। अब तुम्हें समझाता हूं बेटा मैं, मतलब अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं आया, पर अगर बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, मतलब सर पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, सीवरेज कनेक्शन हो गया है, चालू हो गया है, लाइट कनेक्शन आ गया है, चालू हो गया है, सर पानी का कनेक्शन हो गया है, चालू हो गया है, तो ऐसे केस में बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट। और उसके बाद अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, मतलब कोई किसी एक फ्लैट वाले ने, किसी एक शॉप वाले ने ऑक्यूपाई कर दिया उसका यूनिट, तो ऐसे कैसे मान लेंगे कि वो ट्रिगर पॉइंट हो गया है, और उसके बाद अगर कोई फ्लैट सेल होगा तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा सर। इसलिए सर बोलते हैं क्या? बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर इज द ट्रिगर पॉइंट। क्लियर? समझे आप मेरी बात? माहौल। तो सर अब मैं आपसे वापस से बात करता हूं सप्लाई ऑफ सर्विस। मेरे ख्याल से पूरी पिक्चर क्लियर है सर आपको। तो सर मैंने अगर अपने लिए एक टावर बनाया, नाम क्या है? मंगल टावर। खुद ने खुद के लिए बनाया, कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, पर इफ इट इज इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, एक्सेप्ट वो फ्लैट्स जिसके लिए एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, मतलब एक्सेप्ट 30 फ्लैट्स, एक्सेप्ट 30 फ्लैट जिसका पूरा का पूरा कंसिडरेशन 1 रुपया भी पहले नहीं आया, पूरा का पूरा कंसिडरेशन बाद में रिसीव हुआ आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। उस 30 फ्लैट को छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा बिल्डिंग क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। भारत माता की जय। आई होप बात समझ में आ गई आपको मेरी।
आई रिपीट सर, मैंने अगर कोई बिल्डिंग आपके लिए बनाई है, पूरी पूरी बिल्डिंग आपके लिए बना रहा हूं, कॉम्प्लेक्स आपके लिए बना रहा हूं, सिविल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसका कोई पार्ट बना रहा हूं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है, भले आप मुझे पैसा उसके बाद में दो या सर कंप्लीशन होने के पहले दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां पे इंक्लूडिंग से पहले कोमा है। अभी रुको, कोमा को छोड़ो आप। मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया या उसका कोई पार्ट बनाया, वो सप्लाई ऑफ सर्विस से बात खत्म। पर सर सेकेंड पार्ट, मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई है इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग intended for sale to a buyer wholly or partly except 30 flats, except 30 flats मतलब सर पूरी बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगी, except 30 फ्लैट मतलब जहां पे एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उसको छोड़ दो, बाकी सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। मतलब जिन यूनिट्स के लिए ₹1 भी अगर पहले रिसीव हो गया बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। भारत माता की जय। आई होप पिक्चर पूरी समझ में आई आपको मेरी। हाँ है ना बच्चों? सर अब ध्यान देना बेटा। सर अब मैं आपको, ये मेरे ख्याल से पिक्चर पूरी आपको समझ में आ गई बेटा। अब मैं आपको लीगल लैंग्वेज समझाता हूँ, कोमा का मीनिंग क्या था बेटा, कैसे मैं इसको इंटरप्रेट करके लाया हूं। देखो बच्चा ध्यान से, यहां पर जब हम बैरेक्ट पढ़ रहे थे तब यहां पर इंक्लूडिंग से पहले क्या है, कोमा है। अच्छा, कोमा से पहले क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, मतलब मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, वो सप्लाई ऑफ सर्विस से बात खत्म। अच्छा, यहां पे कंडीशन लगाई गई है, except where the entire consideration is received after grant of completion certificate blah blah blah, वो रेस्ट्रिक्शन यहां पे पार्ट नंबर 1 पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि सर इंक्लूडिंग से पहले क्या है, कोमा है। अच्छा, कोई बिल्डिंग मैं आपके लिए बना रहा हूं तो भले आप मुझे पैसा पहले दो बाद में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है, इसलिए कोमा लगाया इंक्लूडिंग से पहले। आई होप पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई, मजा आ गया जिंदगी में। ओके सरकार, क्लियर पॉइंट। तो सर पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी वापस बोलता हूं मैं, सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा, मैंने आपके लिए बिल्डिंग नहीं, बात खत्म। सप्लाई ऑफ सर्विस से भले पैसा आए ना आए, बाद में आए, लेट आए, जल्दी आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग, सर वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगी if it is intended for sale to a buyer wholly or partly except 30 flats के छोड़ के, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। भारत माता की जय। शायद जिस स्पीड से मैंने बोला वो स्पीड से वर्ड्स आपके यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि आपने एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लिया। सर क्लियर माहौल सरकार, ये पूरा पैरा नंबर 5 क्लोज में बी खत्म होता है। अब चलिए सर, क्लियर पिक्चर आपको? ठीक है सर। नेक्स्ट सर पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, आर्टवर्क, ये मेरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये इसका मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया या परमिटिंग द यूज ऑफ सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किया। तो ऐसे केस में सर जो आप मेरे को रॉयल्टी देने वाले वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। जो भी कंसिडरेशन आप मेरे को देने वाले वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा भाई। जैसे मेरी बुक, वैसे तो पब्लिश भी हम ही करते हैं, पर मान लो पब्लिशर कोई और है, वो मेरे को रॉयल्टी पे कर रहे, तो रॉयल्टी से सप्लाई ऑफ सर्विस, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देन सर कुछ समझ में आ रहा है कि केवल चल रहा है जिंदगी? चल रहा है, आ रहा है। ओके सर, सॉफ्टवेयर मैंने आपके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, एंड यूजर लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है, डेवलप किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, इंप्लीमेंट किया। सर ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। अच्छा, आपने रेडीमेड सॉफ्टवेयर परचेज किया जैसे टैली, ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं है, रेडीमेड है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। क्लियर? मैंने आपके लिए सर यूजर स्पेसिफिक एंड यूजर लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, या उसको अपग्रेड किया, इंप्लीमेंट किया, एनहांस किया। सर ये सब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर डी ये कहता है। ओके नेक्स्ट। ओ भाई ये नहीं करने का, समझे ना मेरी बात? हाँ, भले ही मेरे से 5 लाख रुपए ले लेना, पर ये नहीं करने का, कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे। अगला पॉइंट वही है, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स, एग्रीइंग टू, आप एग्री कर रहे हो, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेरा कोरियर का बिजनेस है, और सर
मुझे पता है कि आप उस कुरियर बिजनेस के मास्टरमाइंड हो, और सर आप अगर मेरे एरिया में आगे काम करने तो मेरा बिजनेस चौपट कर दोगे। मैंने आपको बोला प्लीज मेरे एरिया में काम मत करना, मेरे एरिया में बिजनेस मत करना, मैं आपको साल के 10 लाख रुपए दूंगा। आपने बोला बस मजा आ गया, जिंदगी में ऐसे लोग पैसा देते रहे और सर मैं काम नहीं करता रहूं। सर और क्या चाहिए जिंदगी में? अब सर आपको कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट सर ध्यान देना बेटा, एक और एग्जांपल, टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। सर राहुल गांधी की स्पीच सुनने के लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, आपको 2 घंटे उसकी स्पीच सुननी पड़ेगी। सर यू आर टॉलरेटिंग एन एक्ट और अ सिचुएशन, सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए एग्जांपल मजाक कर रहा था मैं, राहुल गांधी जी देश के बड़ी। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से। सर अगला एग्जांपल, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लायर ने रेसिपिएंट से, और कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखी कुछ कि अगर इन चीजों को ध्यान नहीं रखा तो हम आपसे 5 लाख रुपए फाइन चार्ज कर लेंगे, या लिक्विडेटिंग, आपने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेट हो जाएगा और लिक्विडेट डैमेजेस आपको पे करनी पड़ेगी, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी रखा हमने, वो भी क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके सर, तो टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड सर लास्ट है सर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। सर किसी भी गुड्स का राइट टू यूज आपने ट्रांसफर किया, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, फाइनेंस लीज एटसेट्रा, सब सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर? ये पूरा पैरा नंबर 5 खत्म होता है। अब इसके 6 पॉइंट थे सर। आइए पैरा नंबर 6 हम बात कर लेते हैं। वहां पे 2 सर्विसेज लिखी है, दोनों में ही डिस्प्यूट था प्री जीएसटी रिजिम में, सर्विस टैक्स और वेट के केस में, दोनों को बोल दिया सप्लाई ऑफ सर्विस है। फर्स्ट है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड है रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस। ये दोनों ही क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। देखो बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, दिल थाम के सुनिएगा, पहले बात कर रहा हूं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने का, रिपेयर मेंटेनेंस या किसी भी तरह का ऑल्टरेशन करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें मटेरियल भी आपका, लेबर भी आपका, मतलब बिल्डिंग को बनाना भी आपको है, और उसमें जो माल मटेरियल लग रहा है वो भी आपको लेके आना है, तो इट्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। भले ही बिल्डिंग को रिपेयरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑल्टरेशन का हो, या सर मॉडिफिकेशन का हो, या नई बिल्डिंग बनाने का हो, या एडिशन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग एटसेट्रा, या रिपेयरिंग वगैरह का, और सर उसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों आपका है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहलाएगा। अब सर मैं थोड़ा सा डिटेल में और जाऊंगा आपके लिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 2 क्लोज 119 में कवर होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। पर हाँ, अब आपके दिमाग में एक बड़ा ही, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस? बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है। मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। मान लो मिस्टर ए है, मान लो मिस्टर ए, चलो और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। यशवंत मंगल। अच्छा एक नहीं, ओए मना किसने किया? ओए सर, मैं एक बिल्डर हूं सर, मंगल टावर्स। चलो मेरा वही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर लेता हूं सर। मंगल टावर याद है, 100 फ्लैट्स बनाया सर मैंने। अब मैं एक बिल्डर हूं सर, मैं खुद तो बिल्डिंग बनाऊंगा नहीं ना सर। सर हमने क्या किया सर, एक लैंड थी बेंड्रा के अंदर, समझना बात को ध्यान से, एक लैंड थी बेंड्रा के अंदर, वो मैंने परचेज कर ली, या मेरी लैंड थी सर समझ लो, और उस पर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, और उस बिल्डिंग बना के फ्लैट बेचूंगा मैं आलिया भट्ट को, कैटरीना कैफ को और XYZ। ठीक है सर। सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये है, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो बुक करूंगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अब सर वो बिल्डिंग मैं खुद तो बनाने से रहा, मैंने क्या किया, उस बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सर मिस्टर रोहित को। रोहित यू नो माय यंगर ब्रदर, ओके। एनीवेज मिस्टर रोहित को, सुनेगा बात को ध्यान से, मिस्टर रोहित को मैंने उस बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैंने बोला रोहित को कि रोहित
ये बिल्डिंग बनानी, ये लैंड मेरी है सर, 70 फ्लैट की, सॉरी 100 फ्लैट की बिल्डिंग बनेगी, एसी बनेगी, ये स्पेसिफिकेशन होंगे, ये डिजाइन रहेगी, सब कुछ बोल दिया, ये क्वालिटी रहेगी, पैसा बोल। मैंने बोला लैंड मेरी है, माल मटेरियल लेबर सब तेरा, पैसा बोल। उसने बोला 100 करोड़। मैंने कहा डन। सर रोहित ने मेरे को कितना बोला बेटा, रुपीज 100 करोड़, रुपीज 100 करोड़ मेरे से लेंगे रोहित। किसके लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए। लैंड उनका है क्या? नहीं। सर मटेरियल उनका है? यस। लेबर उनकी है, मतलब काम सब उनका करना है? यस। सर तो इट्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ही क्या है बेटा ये, जिसमें वो बिल्डिंग मेरे लिए बना रहे हैं? सर इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। समझेगा ध्यान से, इट्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस विच रोहित इज प्रोवाइडिंग टू मिस्टर यशवंत। अब रोहित भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं साहब, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, 100 करोड़ के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेता बड़े बड़े। इसने क्या किया, इसको आगे सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। किसको? सर मिस्टर चिराग को। मिस्टर चिराग को इन्होंने क्या कर दिया सर, आगे सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। और मिस्टर चिराग को रोहित ने बोला ये बिल्डिंग बनानी है, ये डिजाइन की होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन है, ये क्वालिटी होनी चाहिए, पैसा बोल, माल मटेरियल लेबर सब तेरा। चिराग ने बोला 90 CR। रोहित ने बोला डन। अब अगेन चिराग इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिस्टर रोहित फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग या रिपेयरिंग इनोवेशन, कुछ भी मान लीजिए, उसमें मटेरियल भी उसका है, लेबर भी उसका है। अगेन ये क्या है भाई, दिस इज अगेन अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ओके, अब चिराग भी कम नहीं है सर, इसने क्या किया, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ये भी, इसने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब 10 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए, 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर या स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट किए, और किसी को कोई काम दे दिया, किसी को कोई काम दे दिया, किसी को कोई काम दे दिया। उनको बोला तुमको ये बनाना, तुमको ये बनाना, तुमको ये बनाना है। सर पैसा बोलो सर, और हाँ उन्होंने बोल दिया जो भी मटेरियल लगेगा वो मैं खुद लाऊंगा, तुम तो तुम्हारा बिल्डिंग बनाने का दिमाग लगाओ, जो मटेरियल चाहिए मेरे को बोल देना, मैं लेके आ जाऊंगा। क्लियर? चिराग ने क्या किया, उस बिल्डिंग में जितना भी मटेरियल लगने वाला है वो परचेज किया मिस्टर आशुतोष से। जितना भी मटेरियल लगने वाला है वो किससे परचेज किया, मिस्टर आशुतोष से। किसने परचेज किया? चिराग ने। अच्छा, तो आशुतोष इज जस्ट सप्लाइंग मटेरियल्स टू चिराग। तो सर ऐसे केस में जो मटेरियल आशुतोष ने बेचा होगा वो था मान लो 30 करोड़ का, तो 30 करोड़ क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स, उसमें कोई डाउट ही नहीं साहब, ये तो केवल गुड्स बेच रहा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, दैट्स इट। क्लियर? अब सर ये 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर को चिराग ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो बोला प्योर लेबर का काम तुमको करना है, हाँ है ना, ओनली प्योर लेबर। तुम बिल्डिंग बनाने में ध्यान लगाओ, जो मटेरियल लगेगा मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। क्लियर? तो ऐसे केस में नाउ दोज 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर आर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस टू होम, चिराग। क्लियर? तो मिस्टर 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर आर जस्ट प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस। कंस्ट्रक्शन सर्विस का पार्ट 1 सुनिए, ये पार्ट 1 लिखते तो आपको ध्यान रहेगा उसकी वजह से। 5 क्लोज बी पार्ट 1, मतलब सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ। देखो सर ये 10 कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं सर, एक बिल्डिंग का पार्ट बना रहे हैं। क्लियर? या कोई कॉम्प्लेक्स का पार्ट बना रहे, दे आर प्रोवाइडिंग जस्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस, सिंस उसमें मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है। अगर इसी काम में मटेरियल इन्वॉल्व हो जाता तो ये होता क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो सरकार यहां तक बात समझ में आई होगी। अब सर 100 फ्लैट बन गए हैं, 10 स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस पैरा नंबर 5 क्लोज बी का पार्ट 1 वाली सर्विसेज दी चिराग को। आशुतोष ने गुड्स बेचा है चिराग को। चिराग ने रोहित को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है, मटेरियल प्लस लेबर की। रोहित ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी मिस्टर मंगल, यशवंत मंगल को। एंड यशवंत मंगल ने क्या किया, उन 70 फ्लैट में, उन 100 फ्लैट से मान लो 100 के 100 फ्लैट बुक कर दिए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच लिया। मान लो 100 के 100 फ्लैट बुक हो गए, तो वो क्या है सर, इट इज अगेन कंस्ट्रक्शन सर्विस। कौन सा? पैरा 5 क्लोज बी
उसका पार्ट टू आलिया बट एटसेट्रा एटसेट्रा का मतलब समझ रहे हो ना बेटा सर। तो जो जिन लोगों को मैंने 100 फ्लैट बुक किए उनको मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूं। अच्छा अब आप बोलेंगे आलिया भट्ट के केस में भी तो फ्लैट में मटेरियल भी आपका था, लेबर भी तो आपका था साहब। तो सर ऐसे केस में लैंड आलिया भट्ट की नहीं थी सर, वो जमीन मेरी थी जहां पे फ्लैट बन रहे थे। सर आलिया भट्ट ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं दिया, उसने मेरे को नहीं बोला मंगल यहाँ बिल्डिंग बना। मैंने कहा बिल्डिंग बन रही तेरे को बुक कराना तो करा, नहीं तो निकल। देखा एटीट्यूड सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सर मेरा पॉइंट आपसे ये, आलिया भट्ट ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं दिया है कि मंगल ये मेरी लैंड है तो बिल्डिंग बना। नहीं सर, मेरे केस में यहां लैंड भी मेरी थी, बिल्डिंग भी मैं बना रहा था। आलिया भट्ट ने केवल फ्लैट का बुकिंग कराया है। तो सर ऐसे केस में वो क्या है, कंस्ट्रक्शन सर्विस, पैरा नंबर 5 क्लोज बी पार्ट 2। क्लियर। तो सर शायद अगर लैंड आलिया भट्ट की होती और मेरे को बोलती क्या बिल्डिंग बना मंगल, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता, मटेरियल प्लस लेबर है तो, और उसमें अगर लेबर होता केवल मटेरियल नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन सर्विस पार्ट 1 होता। हाँ है ना बच्चों, शायद पूरी पिक्चर अब आपको समझ में आ गई। ये आपका पैरा नंबर 5 क्लोज में बी विथ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपैरिजन के साथ शायद समझ में आ गया। ठीक है, इसका फोटो खींच लेना, बाद में लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा। पर हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम पैरा नंबर 6 सेकंड, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। देखो रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस में क्या होता है बेटा, फूड भी सप्लाई होता है, फूड इज गुड्स, और सर उसको खाना बनाने की सर्विस भी तो है बेटा, है ना। कई सारे लोग क्या सोचते हैं सर मैकडी है, मैकडी में तो सर हमको काउंटर से खुद को सेल्फ सर्विस है। अरे तो अंदर कुकिंग की सर्विस खुद तोड़े कर रहे हो, कुकिंग इज अ बिग सर्विस बॉस। तो सर ऐसे केस में इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। भले इसमें गुड्स भी है सर्विसेज भी है, गवर्नमेंट ने खुद ने शेड्यूल 2 में बोल दिया सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके पैरा नंबर 7, ये देखिए ये है पैरा नंबर 7 ऑफ शेड्यूल नंबर 2। सरकार ओमिट हो गया, पढ़ो सर, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं आपसे। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी और बीओआई बॉडी ऑफ पर्संस टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा अगर गुड्स सप्लाई किया तो बेटा। अरे क्लियर सर, समझे आप मेरी बात भाइयों। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको ओमिट कर दिया। क्यों ओमिट कर दिया, क्योंकि सर omitted by Finance Act 2021 retrospectively with effect from 1st of July 2017, जब से जीएसटी आया था तब से, as it is specifically included in the term supply under section number 71AA। क्लियर, सिंस इसको 71AA में वैसे ही इंसर्ट कर दिया, झगड़े के चांस ही खत्म हो गए। शेड्यूल 2 में तो वही ट्रांजेक्शन है ना जिसमें झगड़े थे बेटा, यहाँ डिस्प्यूट ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, और सर बोल दिया कि वो सप्लाई है, दिमाग खराब मत करना, तो शेड्यूल 2 में डालने की जरूरत उसकी पड़ी नहीं। अच्छा गुड सप्लाई क्या होगा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सर्विसेज सप्लाई करेगी तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सर्कुलर के बारे में भी हमने बात कर ली थी, अब इसका रिलेवेंस यहाँ पे नहीं था इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। क्लियर, डन सर। इसी के साथ आपका शेड्यूल 2 खत्म होता है। अब ये थे 7 पैराज शेड्यूल नंबर 2 में, जिसने क्लेरिफाई किया कि अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है और वहां अगर डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, वहां गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। माहौल क्लियर, डन, समझे। ये था आपका शेड्यूल नंबर 2, ये था आपका सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A अभी हमने बात करी, शेड्यूल नंबर 2। क्लियर, आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 की। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है भाई, दिल थाम के, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएंगे, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग एनी जीएसटी ऑन दीज ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पे क्या क्या कवर है, उसका क्लोज नंबर ए बोलता है वो सारे ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में जो भी ट्रांजेक्शंस कवर है उन सबको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब कोई सप्लाई के स्कोप में नहीं माना जाएगा, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, तो शेड्यूल 3 में हम क्या पढ़ने वाले साहब, किन किन पे जीएसटी नहीं लगने वाला है। अच्छा आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आई बेटा।
अरे क्लियर माहौल। ओके तो सर अच्छा एक सर्कुलर और था शेड्यूल 2 के रिगार्डिंग, वो तुम्हें बताता हूं। अगर कोई ये क्लब सोसाइटी जॉइंट वेंचर हो, उसने अपने मेंबर से फीस ली, उसकी बात तो हमने कर ली। टेनेंसी प्रीमियम की भी हमने बात कर ली। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, टेम्पररी रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, तो वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा बेटा, हाँ है ना। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में कवर होते हुए उस पर जीएसटी लग जाएगा। अच्छा ध्यान रखा। शेड्यूल 3 हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, अगले सेशन में पढ़ते हैं बेटा। ओके तो शेड्यूल 3 पढ़ने वाले हैं ब्रेक के बाद। ओके तब तक आप एक काम करिए, जो कॉपी करना था अपने को वो कॉपी कर लीजिए बेटा। ये स्लाइड्स प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड। अच्छा मैं हट जाता हूं सामने से। यहां से कॉपी कर लीजिए। डन। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कॉपी करो इसको बेटा। कॉपीड। ये सेल एग्रीमेंट, सेल डीड, ओके। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस को डिफरेंस को समझने के लिए। डन। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय। पर यहां तक कंप्लीट करिएगा आपके एंड पे। शेड्यूल 3 से हम शुरू करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।